CH91 तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। नवीन की बातें सुनकर सुहाना हैरानी से पूछी, तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ, बातों को यूं घुमाओ मत। क्या कहा है नीति भाभी ने? मैं ये कहना चाहता हूँ तुम्हारे लिए शाम वाली फ्लाइट की टिकट बुक कर दी है, तुम्हें न्यूजीलैंड जाना ही होगा। मैंने वहाँ तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दिया है, आगे की चीजें तुम्हें वहाँ जाने के बाद समझा दिया जाएगा। मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। मैंने नीति भाभी के बारे में पूछा, क्या वो चाहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? नहीं, उन्हें इस बारे में पता ही नहीं है। उन्हें क्या किसी फैमिली मेंबर को पता नहीं है? जब ये सब नीति भाभी की मर्जी से नहीं हो रहा तो फिर मुझे यहाँ से क्यों भेज रहे हो? मुझे कहीं नहीं जाना। मेरी माँ और बहन की सिचुएशन सही नहीं है, इसलिए मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। सुहाना, समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। इसी में सबकी भलाई है। किसकी भलाई है? तुम्हारी भलाई है, सिर्फ तुम्हारी। तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो? अरे तो साफ साफ कह दो ना, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है? मैं अभी अपने फैमिली वाले को सारा सच बता देती हूँ और डिवोर्स के पेपर्स रेडी करवाती हूँ। सुहाना के इतना बोलते ही नवीन गुस्से से उसका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती वहाँ से खींचते हुए हॉस्पिटल के बाहर लेकर चला गया। बाहर उसकी कार खड़ी थी। नवीन उसे खींचकर कार में बैठा दिया और दरवाजा लॉक कर दिया। देखो, जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम यहाँ से तो ले जा रहे हो बिना मेरी मर्जी के, पर एयरपोर्ट पर क्या करोगे? नवीन आकर उसके बगल में बैठ गया और अपना सीट बेल्ट लगाया। सुहाना की ओर देखते हुए, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम खुद अपने मर्जी से एयरपोर्ट से फ्लाइट तक जाओगी। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें जो मन करता है तुम वो करते हो, पर मेरा पासपोर्ट और वीजा का क्या करोगे? उसे बनने में बहुत टाइम लगते हैं। मिहिरा सिंघानिया से ऑलरेडी मेरी पासपोर्ट बन चुकी है। तुमने नकली पासपोर्ट बनवाया तो बहुत बुरे फंसोगे। उसकी फिक्र तुम क्यों कर रही हो? वैसे भी मैरिज होने के बाद डॉक्यूमेंट अपडेट होता है। फिर भी तुम्हें बता दूं, मिहिरा सिंघानिया मर चुकी है। एक मरा हुए इंसान का डॉक्यूमेंट रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है, रद्दी के समान है। कहते हुए नवीन कार स्टार्ट किया और फुल स्पीड के साथ कार लेकर चल पड़ा। तुम्हें क्या लगता है मैं फॉरेन नहीं गई हूँ? मेरे सारे कजिन फॉरेन में ही रहते हैं। भले ही तुम यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हो, पर फॉरेन में तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तुम्हें मरे हुए 6 महीने से ऊपर हो चुका है। तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट भी सबमिट कर चुके हैं। ऑफिशियली तुम्हारी हर चीज बंद हो चुकी है। इसलिए मैंने सुहाना राठौर से तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट रेडी करवा दिया है। तुम्हारे कजिन तक को ये पता चल गया है कि मिहिरा सिंघानिया अब इस दुनिया में नहीं है। क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे? क्यों बार बार कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़े करते रहते हो? एक बार में ही मुझे खत्म कर दो ना, अब और इस तरह से जिंदगी जिया नहीं जाता। कहते हुए सुहाना रो पड़ी। तभी नवीन अपना कार रोका। अचानक से कार रोकने पर सुहाना हैरानी से उसे देखने लगी। चलो बाहर निकलो। क्या मतलब? क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कहा बाहर निकलो, पर तुमने दरवाजा लॉक किया है तो बाहर कैसे निकलूं? तुम दरवाजा खोलने की कोशिश तो करो। नवीन के इतना बोलते ही सुहाना दरवाजा खोली। दरवाजा खुल गया। सुहाना बाहर आई तो देखा कि कार घर के सामने रुकी है। इतना जल्दी घर आ गए? अब टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से अंदर चलो और चलकर अपने कपड़े पैक करो। मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों जिद कर रहे हो? हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, प्लीज बख्श दो मुझे। ये रोने धोने का नाटक बंद करो और जल्दी चलो, टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे कहीं नहीं जाना, तुम्हें जो करना है कर लो। सुहाना की बातें सुनकर नवीन गुस्से से आकर कसकर उसके दोनों कंधे पकड़ लिया और उस पर चिल्ला पड़ा, तुम्हें एक बार की बात समझ क्यों नहीं आती है? नीति भाभी तुम्हें अपने आंखों के सामने नहीं देखना चाहती, इसलिए अर्नब भैया ने उनके इस फैसले पर अपना मोहर लगा दिया है। और अंत में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट किसी का फैसला है तो वो दादी माँ का है। उन्होंने भी नीति भाभी के इस फैसले पर अपना मोहर लगा दिया है। नवीन की बातें सुनकर सुहाना के आंखों से आंसू बहने लगे। तो क्या वो लोग ये चाहते हैं कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं? नहीं, वो लोग ये नहीं चाहते। कुछ देर पहले अर्नब भैया का मैसेज आया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि तुम्हें नीति भाभी के सामने लेकर ना आऊं। नीति भाभी की कंडीशन अभी सही नहीं है। उन्होंने अपना बच्चा खोया है और उनका हेल्थ भी सही नहीं है। माथे में चोट आई है। अगर वो ज्यादा स्ट्रेस लेगी तो उनकी जान भी जा सकती है। इसलिए तुम्हें यहाँ से भेजने का फैसला मैंने लिया है। जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। कोई जरूरत नहीं है इतनी हमदर्दी दिखाने की। मैं मानती हूँ कि मैं नीति भाभी की गुनहगार हूँ। मेरी वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ, पर मैं ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं बात करती हूँ नीति भाभी से।
सुहाना, नीति भाभी ने तुम्हें ये घर छोड़कर जाने के लिए नहीं कहा है। तुम्हें यहाँ से भेजने का फैसला मेरा है, क्योंकि तुम्हें यहाँ कोई पसंद नहीं करता। सबके सब तुम्हें ताने देंगे, यहाँ कोई तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। रेहा, नैनी, बबली दी, कुमुद दी, ताए जी, चाची जी, सबके सब तुम्हें ताने देते रहेंगे। तुम्हारी कंडीशन और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। मैं सबको संभाल लूंगी। ये लोग तो मुझे पहले भी पसंद नहीं करते थे, फिर भी मैं इस घर में थी ना, वैसे ही अब भी रह लूंगी। पर यहाँ से मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज मुझे यहाँ से मत भेजो। सुहाना रोते हुए बोली, CH91, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। नवीन की बातें सुनकर सुहाना हैरानी से पूछी, तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ। बातों को यूँ घुमाओ मत। क्या कहा है नीति भाभी ने? मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए शाम वाली फ्लाइट की टिकट बुक कर दी है। तुम्हें न्यूजीलैंड जाना ही होगा। मैंने वहाँ तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दिया है। आगे की चीजें तुम्हें वहाँ जाने के बाद समझा दिया जाएगा। मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। मैंने नीति भाभी के बारे में पूछा, क्या वो चाहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? नहीं, उन्हें इस बारे में पता ही नहीं है। उन्हें क्या किसी फैमिली मेंबर को पता नहीं है? जब ये सब नीति भाभी के मर्जी से नहीं हो रहा तो फिर मुझे यहाँ से क्यों भेज रहे हो? मुझे कहीं नहीं जाना। मेरी माँ और बहन की सिचुएशन सही नहीं है, इसलिए मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। सुहाना, समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। इसी में सबकी भलाई है। किसकी भलाई है? तुम्हारी भलाई है, सिर्फ तुम्हारी। तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो? अरे तो साफ साफ कह दो ना, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है? मैं अभी अपने फैमिली वाले को सारा सच बता देती हूँ और डिवोर्स के पेपर्स रेडी करवाती हूँ। सुहाना के इतना बोलते ही नवीन गुस्से से उसका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती वहाँ से खींचते हुए हॉस्पिटल के बाहर लेकर चला गया। बाहर उसकी कार खड़ी थी। नवीन उसे खींचकर कार में बैठा दिया और दरवाजा लॉक कर दिया। देखो, जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम यहाँ से तो ले जा रहे हो बिना मेरी मर्जी के, पर एयरपोर्ट पर क्या करोगे? नवीन आकर उसके बगल में बैठ गया और अपना सीट बेल्ट लगाया। सुहाना की ओर देखते हुए, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम खुद अपने मर्जी से एयरपोर्ट से फ्लाइट तक जाओगी। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें जो मन करता है तुम वो करते हो, पर मेरा पासपोर्ट और वीजा का क्या करोगे? उसे बनने में बहुत टाइम लगते हैं। मिहिरा सिंघानिया से ऑलरेडी मेरी पासपोर्ट बन चुकी है। तुमने नकली पासपोर्ट बनवाया तो बहुत बुरे फंसोगे। उसकी फिक्र तुम क्यों कर रही हो? वैसे भी मैरिज होने के बाद डॉक्यूमेंट अपडेट होता है। फिर भी तुम्हें बता दूं, मिहिरा सिंघानिया मर चुकी है। एक मरा हुए इंसान का डॉक्यूमेंट रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है, रद्दी के समान है। कहते हुए नवीन कार स्टार्ट किया और फुल स्पीड के साथ कार लेकर चल पड़ा। तुम्हें क्या लगता है मैं फॉरेन नहीं गई हूँ? मेरे सारे कजिन फॉरेन में ही रहते हैं। भले ही तुम यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हो, पर फॉरेन में तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तुम्हें मरे हुए 6 महीने से ऊपर हो चुका है। तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट भी सबमिट कर चुके हैं। ऑफिशियली तुम्हारी हर चीज बंद हो चुकी है। इसलिए मैंने सुहाना राठौर से तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट रेडी करवा दिया है। तुम्हारे कजिन तक को ये पता चल गया है कि मिहिरा सिंघानिया अब इस दुनिया में नहीं है। क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे? क्यों बार बार कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़े करते रहते हो? एक बार में ही मुझे खत्म कर दो ना, अब और इस तरह से जिंदगी जिया नहीं जाता। कहते हुए सुहाना रो पड़ी। तभी नवीन अपना कार रोका। अचानक से कार रोकने पर सुहाना हैरानी से उसे देखने लगी। चलो बाहर निकलो। क्या मतलब? क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कहा बाहर निकलो, पर तुमने दरवाजा लॉक किया है तो बाहर कैसे निकलूं? तुम दरवाजा खोलने की कोशिश तो करो। नवीन के इतना बोलते ही सुहाना दरवाजा खोली। दरवाजा खुल गया। सुहाना बाहर आई तो देखा कि कार घर के सामने रुकी है। इतना जल्दी घर आ गए? अब टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से अंदर चलो और चलकर अपने कपड़े पैक करो। मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों जिद कर रहे हो? हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, प्लीज बख्श दो मुझे। ये रोने धोने का नाटक बंद करो और जल्दी चलो, टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे कहीं नहीं जाना, तुम्हें जो करना है कर लो। सुहाना की बातें सुनकर नवीन गुस्से से आकर कसकर उसके दोनों कंधे पकड़ लिया और उस पर चिल्ला पड़ा, तुम्हें एक बार की बात समझ क्यों नहीं आती है? नीति भाभी तुम्हें अपने आंखों के सामने नहीं देखना चाहती, इसलिए अर्नब भैया ने उनके इस फैसले पर अपना मोहर लगा दिया है। और अंत में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट किसी का फैसला है तो वो दादी माँ का है। उन्होंने भी नीति भाभी के इस फैसले पर अपना मोहर लगा दिया है। नवीन की बातें सुनकर सुहाना के आंखों से आंसू बहने लगे। तो क्या वो लोग ये चाहते हैं कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं? नहीं,
वो लोग ये नहीं चाहते। कुछ देर पहले अर्नब भैया का मैसेज आया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि तुम्हें नीति भाभी के सामने लेकर ना आऊं। नीति भाभी की कंडीशन अभी सही नहीं है, उन्होंने अपना बच्चा खोया है और उनका हेल्थ अभी सही नहीं है, माथे में चोट आई है, अगर वो ज्यादा स्ट्रेस लेगी तो उनकी जान भी जा सकती है। इसलिए तुम्हें यहाँ से भेजने का फैसला मैंने लिया है। जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। कोई जरूरत नहीं है इतनी हमदर्दी दिखाने की। मैं मानती हूँ कि मैं नीति भाभी की गुनहगार हूँ, मेरी वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ, पर मैं ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं बात करती हूँ नीति भाभी से। सुहाना, नीति भाभी ने तुम्हें ये घर छोड़कर जाने के लिए नहीं कहा है, तुम्हें यहाँ से भेजने का फैसला मेरा है, क्योंकि तुम्हें यहाँ कोई पसंद नहीं करता। सबके सब तुम्हें ताने देंगे, यहाँ कोई तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। रेहा, नैनी, बबली दी, कुमुद दी, ताई जी, चाची जी, सबके सब तुम्हें ताने देते रहेंगे। तुम्हारी कंडीशन और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। मैं सबको संभाल लूंगी। ये लोग तो मुझे पहले भी पसंद नहीं करते थे, फिर भी मैं इस घर में थी ना, वैसे ही अब भी रह लूंगी, पर यहाँ से मैं नहीं जाऊंगी। प्लीज मुझे यहाँ से मत भेजो। सुहाना रोते हुए बोली। CH92 सुहाना का न्यूजीलैंड का सफर। सुहाना रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए नवीन से बोली, प्लीज मुझे यहाँ से मत भेजो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। नहीं सुहाना, तुम कर लोगी, पर मुझे ये चीजें पसंद नहीं, मैं गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। अच्छा होगा तुम्हारे लिए कि तुम अपनी आंसू पोंछो और अंदर चलकर पैकिंग करो। नहीं प्लीज, मुझे नहीं जाना। सुहाना, नवीन चिल्लाते हुए बोला, जिस पर सुहाना डर सी गई। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तब से एक ही बात को समझा रहा हूँ और तुम हो कि समझना ही नहीं चाहती हो। मैंने जो डिसीजन ले लिया है उसे कोई नहीं बदल सकता, मैं खुद भी नहीं। अब चलो अंदर। नवीन उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती खींचते हुए अंदर लेकर आया। सुहाना चुप हो गई थी, पर उसके आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। नवीन उसे कमरे में लेकर आया और एक सूटकेस खोलकर बेंच पर रख दिया। सुहाना चुपचाप बुत बने खड़ी थी। नवीन उसे शांत देखकर खुद ही कबर्ड खोला और उसके सारे कपड़े निकालकर सूटकेस में ठूंसने लगा। सारे कपड़े पैक करने के बाद वो कुछ डॉक्यूमेंट सुहाना के पर्स में रख दिया और जबरदस्ती उसके हाथों में थमा दिया। इस पर्स में तुम्हारा पासपोर्ट, वीजा, सब कुछ है। सुहाना राठौड़ से। एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान इसकी जरूरत पड़ेगी तो याद रखना कि इसी पर्स में सब कुछ है। सुहाना उसके बातों का कोई जवाब नहीं दी। उसे खामोश देखकर नवीन एक हाथ में सूटकेस लिया और दूसरे हाथ में सुहाना का हाथ उसे जबरदस्ती खींचते हुए बाहर की ओर लेकर आया। अब तक हॉस्पिटल से घर कोई नहीं आया था, पूरा घर खाली खाली दिख रहा था। नौकर वगैरह थे, सिर्फ नवीन आराम से उसे लेकर जा सकता था बिना किसी इशू के। सुहाना को लेकर बाहर आया और कार का दरवाजा खोलकर उसे अंदर बैठा दिया। दरवाजे को लॉक कर आकर अपने सीट पर बैठ गया। एक नजर वो सुहाना पर डाली जो खामोश बैठी हुई थी, फिर अपना कार स्टार्ट किया। करीब आधे घंटे में वो दोनों एयरपोर्ट पहुंच गए। नवीन अपना कार पार्किंग एरिया में लगाया और सुहाना को लेकर एयरपोर्ट की ओर बढ़ गया। सुहाना अब भी खामोश थी, उसके आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे जो उसके लाचारी और बेबसी को बयां कर रहे थे। दोनों एयरपोर्ट पर पहुंचे। जिस पैसेंजर को जाना था सब लाइन में लगे हुए थे और अपना अपना वीजा, पासपोर्ट, फ्लाइट का टिकट, सारे प्रोसीजर फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे थे। सुहाना खामोश खड़ी थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो वहाँ होकर भी नहीं है। सुहाना की जब बारी आई तो उसे वीजा और पासपोर्ट मांगा गया, पर उसे तो कोई सुध ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो। तभी नवीन फटाक से उसके पर्स से सब कुछ निकालकर उनकी ओर बढ़ा दिया। नवीन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने सुहाना के साथ 2 बॉडीगार्ड को भी भेज रहा था, पर ये बात सुहाना को नहीं पता थी। सारे प्रोसीजर होने के बाद सुहाना को अब फ्लाइट में चढ़ना था, पर उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ से आगे जा ही नहीं पाएगी। नवीन उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, सुहाना गो। सुहाना उसकी बातें सुनकर भी जैसे अनसुनी कर दी हो। सुहाना गो, देखो अगर तुम नहीं गई तो आगे क्या अंजाम होगा ये मुझे भी नहीं पता, इसलिए चुपचाप जाओ और जाकर फ्लाइट में बैठो। सुहाना पर उसके बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। सुहाना, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, मैंने कहा जाओ। नवीन दांत पीसते हुए सख्त लहजे में बोला, जिस पर सुहाना के आंखों से फिर से आंसू बहने लगे और वो अपना कदम आगे बढ़ाई। तभी नवीन उन बॉडीगार्ड को इशारा किया। वो दोनों भी अपना प्रोसीजर पूरा कर चुके थे, वही नवीन के आसपास खड़े थे। नवीन के इशारा मिलते ही दोनों सुहाना के पीछे पीछे चल दिए। सुहाना आंसू भरी आंखों से और भारी कदमों के साथ आगे बढ़ रही थी। नवीन वही दूर खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। सुहाना फ्लाइट में चढ़ गई और उसके पीछे पीछे वो दोनों बॉडीगार्ड भी। कुछ ही देर में फ्लाइट टेक ओवर हो गई।
सुहाना जा तो रही थी पर उसका आत्मा जैसे इंडिया में ही नवीन के साथ एयरपोर्ट पर रह गया हो, सिर्फ शरीर जा रहा हो। नवीन की आंखें भी नम हो गया था। नवीन अपना कार लेकर वापस हॉस्पिटल आ गया। सभी अब तक हॉस्पिटल में ही थे। नवीन एक बार डॉक्टर से बात की और नीति के कंडीशन के बारे में पूछा। उसके बाद वो उसे देखने के लिए आया। नीति के पास दादी माँ बैठी हुई थी, अर्नव वही खड़ा था, नैनी, रेहा और शिखा वहाँ सोफे पर बैठी हुई थी। कुमुद और बबली, नंदिनी, कादम्बरी और सरला के साथ बाहर थी। नवीन को देखकर खुशी उसके पास आई और धीरे से बोली, भाई सुहाना भाभी कहाँ है? वो ठीक तो है ना, और उनके घरवाले कैसे हैं? नवीन उसके बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने कदम आगे बढ़ाया और अर्नव के पास आकर खड़ा हो गया। नीति उसे देखकर अपनी नजरें झुका ली। आपकी तबीयत कैसी है भाभी? ठीक हूँ मैं। अर्नव उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, आई एम सॉरी नवीन, मैंने जो फैसला लिया है उससे तुम्हें हर्ट हुआ होगा, बट नीति की हालत अभी ठीक नहीं है, इसलिए मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा, और दादी माँ ने भी नीति की हालत को देखते हुए ही ये डिसीजन लिया है। जैसे ही नीति की तबीयत ठीक हो जाएगी मैं उसे समझाऊंगा कि उसके मन में सुहाना को लेकर जो नाराजगी है उसे हटा दे। इट्स ओके भाई, भाभी की नाराजगी अपने जगह जायज है, बट डोंट वेरी, सुहाना उनके सामने अब नहीं आएगी। मैं सुहाना से माफी मांग लूंगा नीति की ओर से। ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको भी पता है कि सुहाना के वजह से कितने लोग प्रॉब्लम में हैं, यहाँ तक कि उसके खुद के माँ और बहन भी। अभी उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, इसलिए मैं उसे ब्लेम भी नहीं कर सकता। भाभी के साथ जो कुछ भी हुआ सुहाना के मेंटल हेल्थ के वजह से, और भाभी ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल लिया, इसलिए मुझे उनकी बातों का कोई तकलीफ नहीं है। सुहाना कहाँ है इस वक्त? इस बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। CH93 नवीन आंखों में आंसू। सुहाना कहाँ है नवीन? भाई मैं इस बारे में बाद में बताऊंगा। भाभी का डिस्चार्ज कब तक हो जाएगा? मैं डॉक्टर से जाकर बात करता हूँ। अर्नव वहाँ से बाहर चला गया। नवीन भी बाहर चला आया और आकर बेंच पर बैठ गया। उसके चेहरे पर एक मायूसी छाई हुई थी। उसके दिल में एक अलग सा टिस उठ रहा था। बार बार उसे सुहाना का मायूस चेहरा और आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। कैसे वो बार बार उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी, बार बार एक ही बात को तोते की तरह रटे जा रही थी। ये सारी चीजें सोचकर उसकी आंखें छलक गई। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ। नवीन नजरें उठाकर देखा तो दादी माँ खड़ी थी और उनके पीछे खुशी थी। दादी माँ को देखकर नवीन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और उन्हें पकड़कर रो पड़ा। नवीन, क्या हुआ बच्चे? कुछ नहीं दादी माँ। कुछ तो है बेटा जो तुझे इतना परेशान कर रहा है। आज तक मैंने कभी भी तुझे रोते हुए नहीं देखा, फिर आज सुहाना ठीक है ना? हाँ, वो ठीक है। दादी माँ उसके पास बैठ गई और उसके आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मेरी तरफ देख। नवीन अपनी नजरें झुकाया हुआ था। उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। खुशी भी वही खड़ी थी। उसे रोता देखकर वो समझ गई कि जरूर कोई बहुत बड़ी बात हुई है, तभी नवीन भैया के आंखों से आंसू बह रहे हैं। खुशी उसके लिए पानी लाने चली गई। वही दूर दरवाजे पर खड़ी शिखा नवीन को रोते हुए देख रही थी। दादी माँ बार बार उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, पर नवीन चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक से इन्हें क्या हो गया? कहीं दादी माँ और अर्नव भैया के फैसले के वजह से, तो कहीं ये परेशान, शायद। खुशी पानी लेकर आई। नवीन भैया पानी पीजिए। शिखा जबरदस्ती उसके मुंह में पानी का ग्लास लगाए। इधर कादम्बरी किसी से फोन पर बातें करते हुए आ रही थी। जैसे ही उसकी नजर नवीन पर गई तो वो हैरान रह गई। खुशी उसे पानी पिला रही थी और दादी माँ उसे चुप करवा रही थी। कादम्बरी काल कट कर दी और भागते हुए नवीन के पास आई। नवीन के आंखों से आंसू बह रहे थे। दादी माँ उसके आंसू पोंछ रही थी और उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। नवीन, क्या हुआ बच्चे? तेरे आंखों में आंसू? बता मुझे क्या हुआ? किसी ने कुछ बोला है? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। नवीन उसके बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो खुद को शांत नहीं कर पा रहा था। आज उसके दिल में छुपा हुआ सारा दर्द आंखों के जरिए बाहर आ रहा था। कादम्बरी घुटनों के बल बैठ गई और नवीन की आंखों से आंसू पोंछते हुए उसे गले से लगा ली। शांत हो जा नवीन, मैं तेरे आंखों में आंसू की एक बूंद बर्दाश्त नहीं कर सकती। तेरे आंखों में आंसू जिसके भी वजह से आए हो, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। खुशी, जाकर रेहा और नैनी को बुला ला। जरूर उन दोनों ने ही बोला होगा कुछ। जी बड़ी माँ। खुशी वहाँ से आई तभी दरवाजे पर शिखा दिखाई दी। शिखा को देखकर खुशी अपना मुंह फेरते हुए अंदर चली आई। अंदर रेहा और नैनी नीति के पास बैठी हुई थी। नैनी दी, रेहा दी, आप दोनों को बड़ी माँ बुला रही है। बंटी भैया आप नीति भाभी के पास रहिए, और हाँ उनको भी अंदर बुला लीजिए। मैं नहीं चाहती कि हमारे घर की बातें कोई बाहर वाली सुने।
क्या मतलब? ये क्या तरीका है खुशी? वो मेरी दोस्त है, तुम उसके बारे में किस तरह से बात कर रही हो? तुम्हें समझ भी आ रहा है? रहने दो रेहा दी, ये चमची है उसकी, और आपकी दोस्त ने आज उसके खिलाफ क्या बोल दिया, इसे बुरा लग गया इसलिए ये ऐसे बात कर रही है। खुशी नीति के हालतों को देखते हुए चुप रहना ही जायज समझी और वहाँ से बाहर चली आई। बंटी भैया, आप भाभी के पास रहो, हम अभी आते हैं, भाभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नैनी और रेहा मुस्कुराते हुए बोली, तुम लोग निश्चित होकर जाओ, मैं भाभी के पास हूँ यहाँ। भाभी, अब आप आराम कीजिए, आपके सर में चोट आई है ना, आपको ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है, एक अच्छी नींद लेना है। कहते हुए बंटी आराम से उसे लिटा दिया और एक चेयर खींचकर बैठ गया। नैनी और रेहा दरवाजा तक आई, शिखा वहीं पर खड़ी थी। भावना, तुम थोड़ी देर के लिए भाभी के पास चली जाओ, तब तक हम आते हैं। माम ने हम दोनों को ही बुलाया है, इसलिए हम भाभी को अकेले छोड़ नहीं सकते। रेहा की बातें सुनकर शिखा एक नजर अंदर डाली, जहां नीति बेंच पर लेटी हुई थी और उसके बेंच के बगल में एक चेयर पर बंटी बैठा हुआ था। बंटी को देखकर वो परेशान हो गई। ओ माय गॉड, ये तो पूरा का पूरा मेरे दिमाग का दही कर देगा। मैं तो इस भोंचू के पास एक मिनट नहीं रह पाऊंगी। क्या हुआ भावना, क्या सोच रही है? कुछ नहीं, मैं हूँ नीति भाभी के पास, कहकर मुस्कुराते हुए शिखा अंदर चली आई। बंटी जब शिखा को देखा तो उसके होठों पर स्माइल आ गए। शिखा उसे स्माइल करता देख चिढ़ उठी। उन दोनों को एक दूसरे का नोक झोंक देखकर नीति मुस्कुरा उठी। रेहा और नैनी बाहर आई। तब तक नवीन चुप हो चुका था। बहुत मुश्किल से कादम्बरी ने उसे शांत करवाया था। वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था, छोटे बच्चे की तरह वो रोए जा रहा था। दादी माँ तो उसे चुप करवाते करवाते परेशान हो गई थी, पर कादम्बरी ने फाइनली उसे शांत करवा दिया था। नवीन अब चुप था, पर उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी रोने की वजह से। माम, आपने बुलाया? नैनी की बातें सुनकर कादम्बरी उन दोनों को गुस्से से देख रही थी। खुशी, तुम यहाँ नवीन के पास रहो और मम्मी जी, आप इसका ख्याल रखिए, तब तक मैं इन दोनों से बातें करके आती हूँ। कादम्बरी की बातें सुनकर दोनों बहनें एक दूसरे को देखने लगी और हैरान थी कि आखिर हुआ क्या है। CH94, क्या हम आपकी बेटी नहीं है? माम, आप बताओगी हुआ क्या है? नैनी हैरानी से पूछी। चल बताती हूँ तुझे। कादम्बरी उन दोनों को लेकर वहाँ से दूसरी ओर आई। अब बताए क्या बात है? कब से हम ये जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि आखिर हुआ क्या है। नैनी इतना बोली ही थी तभी एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर पड़ी, जो कादम्बरी ने लगाया था। माम, बात क्या है? बिना सोचे समझे आप नैनी को थप्पड़ मार दिया। पहले रीजन तो बता दिया होता, उसने किया क्या है? ये सवाल तुम मुझसे नहीं बल्कि इसे पूछो और खुद से पूछो। ऐसा तुम दोनों ने क्या किया है जिसके वजह से नवीन का सिचुएशन फिर से पहले की तरह होने लगा है? ये आप क्या बोल रही है? हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमें तो पता ही नहीं है भाई के साथ हुआ क्या है। हम अभी जाकर उनसे बात करते हैं कि हमने उनके साथ ऐसा क्या किया है। रेहा वहाँ से जाने को हुई तभी कादम्बरी उसकी कलाई पकड़ ली और उसे गुस्से से देखते हुए, तुम लोग चाहती क्या हो? क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़ी हो? एक तो वो ऑलरेडी परेशान है, उस पर तुम जाकर उसे सवाल जवाब करके और तंग करोगी। कितना मुश्किल से उसे शांत करवाया है, कब से रोए जा रहा था। क्या भाई रो रहे थे? पर क्यों? वो क्यों रहे थे? कहीं वो सुहाना की वजह से तो? नाम मत लो उसका, जब से वो मेरे बेटे की लाइफ में आई है तब से वो फिर से पहले की तरह ही होने लगा है। मैं नहीं चाहती कि वो फिर से डिप्रेशन में जाएं। एक तुम दोनों हो जिसे हर वक्त उसे कोई ना कोई शिकायत ही रहती है। माम, मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि वो उस सुहाना की वजह से रो रहे हैं। आपको पता है दादी माँ ने और अर्नब भैया ने सुहाना को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया है। ये सब उस वजह से ही हुआ है और आप बिना मतलब हमें आकर थप्पड़े जड़ रही हो। क्या फैसला हुआ है? यही कि वो सुहाना नीति भाभी के सामने नहीं आएगी। नीति भाभी ने उसका नाम तक सुनने से मना कर दिया है। अर्नब भैया ने मैसेज करके नवीन भैया को सारी बातें बताई और सिचुएशन को समझने के लिए भी कहा। आप हमें थप्पड़ मार दी। नवीन भैया ने पहले ही मुझे पराया कर दिया, आज आपने भी ये साबित कर दिया कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। कहते हुए नैनी रोते हुए वहाँ से भागी। माम, ये आपने ठीक नहीं किया। आप बेटे और बेटियों में फर्क कर रही हो। क्या हम आपकी औलाद नहीं है? हम दोनों को आपने जन्म नहीं दिया है क्या? कह दीजिए कि नहीं दिया है। तुझे जो सोचना है सोच। अगर तुम लोगों की नजरों में एक माँ का अपने बच्चों को गलतियों पर डांटना गुनाह है, तो कर दिया है मैंने गुनाह, बोल क्या सजा देगी। अगर आपने सच में गलतियों पर डांटा होता या मारा होता तो हम कुछ नहीं कहते, पर आपने उस गलतियों के लिए थप्पड़ मारा है जो हमने किया ही नहीं।
गुस्से से रेहा वहाँ से चली गई। कादम्बरी भारी कदमों के साथ वापस नवीन के पास आ रही थी। जब तक कादम्बरी वहाँ आती तब तक नवीन वहाँ से जा चुका था। नवीन को वहाँ न देखकर वो परेशान हो गई। मम्मी जी, खुशी, कादम्बरी चिल्लाई। तभी अंदर से दोनों बाहर आए। क्या हुआ बड़ी माँ, सब ठीक है ना? क्या हुआ कादम्बरी, तू ऐसे क्यों चिल्लाई? मम्मी जी, नवीन कहाँ है? मैंने कहा था कि आप उसका ख्याल रखिए, आपसे वो भी नहीं हो पाया। कहाँ गया वो? अरे वो वॉशरूम गया हुआ है। रोने की वजह से उसकी आंखें और चेहरा थोड़ा अजीब हो गया था, इसलिए मैंने ही उसे कहा कि वो हाथ मुंह धोकर आ जाएं। हम कुछ ही देर में नीति को लेकर यहाँ से निकलेंगे। अर्नब डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाकर सारे फॉर्मेलिटी पूरा कर चुका है। हम सभी एक साथ ही घर जाएंगे। नवीन यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। अपनी सास की बातें सुनकर कादम्बरी को थोड़ा सुकून मिला। तूने तो हड़कंप ही मचा दिया था, जाकर अंदर देख ले, वही होगा वो। कादम्बरी जल्दी से अंदर आई। तभी नवीन भी वॉशरूम से बाहर आया। नवीन को सामने देखकर उसकी जान में जान आई। एक मिनट के लिए भी वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। नवीन, चल घर चलते हैं, तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना? बाकी लोग भी आ ही रहे हैं। अर्नब ने नीति का डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा दिया है, अब वो उसे लेकर घर जाएगा ही। तू मेरे साथ अभी घर चल। माम, मैं ठीक हूँ, आप मेरे वजह से परेशान मत होइए। ऐसे कैसे ठीक है, चल घर चलते हैं। कादम्बरी के बार बार जिद करने पर नवीन उसके साथ घर जाने के लिए मान गया। अब तक किसी को भी नहीं पता था कि सुहाना सबसे बहुत दूर जा चुकी है। कादम्बरी उसे वहाँ से लेकर चली गई। शिखा की नजरें नवीन और कादम्बरी पर ही थी। अब उसे नवीन अच्छा लगने लगा था। पहले वो उसे खड़ूस और बदतमीज समझ रही थी, पर आज उसके आंखों में आंसू देखकर उसके दिल में एक सॉफ्ट कोना बनने लगा था। ज्यादा ध्यान से भाई की ओर मत देखिए, वरना उनसे प्यार हो गया ना तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। बंटी उसके कानों में धीरे से मजाकिया अंदाज में बोला। क्या बकवास कर रहे हो? वो मेरे दोस्त के भाई हैं, तो मेरे भी भाई हुए। जरूरी नहीं कि एक लड़की किसी लड़के को दर्द को समझ रही है, उसे महसूस कर रही है, तो इसका मतलब उसका नजरिया उसके प्रति गलत ही हो। ऐसा जरूरी नहीं है। हर लड़के और लड़की के बीच हमेशा प्रेमी प्रेमिका का ही रिश्ता हो, ये जरूरी तो नहीं। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बड़े भाई के जैसे मानती हूँ, इसलिए कुछ भी गलत सोच मत बनाना, समझे? ओके मैडम, समझ गया। आपकी बातें सुनकर एक बात का कंफर्मेशन मिल गया है मुझे। कैसी कंफर्मेशन? यही कि आपके साथ मेरा लाइन क्लियर है, वरना आपको इतने ध्यान से नवीन भैया को देखता देखकर दिल टूट गया था मेरा। CH95 रेहा ने लगाई बंटी को डांट। बंटी की बातें सुनकर शिखा उसके सीने पर एक मुक्का मारते हुए बोली, इतनी बकवास कैसे कर लेते हो तुम? तुम्हारी इन बकवास से मैं इरिटेट हो जाती हूँ। पता नहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे तुम्हें झेलती है, वैसे ही जैसे आप झेल रहे हो। बंटी मुस्कुराते हुए बोला, जिससे शिखा चिढ़ उठी। तुम्हारी बकवास बातों को सुनना और तुम्हें झेलना मेरी मजबूरी है, जिसका तुम बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हो। अच्छा, कैसी मजबूरी? हमें भी बताया आप अपनी मजबूरी, हमें भी तो पता चले। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जिसे आपको मेरी बकवास बातों को भी सुनना पड़ता है? कहीं आपको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? शट अप, फिर से तुम्हारी बकवास शुरू हो गई। क्या करूं मैं तुम्हारा? शिखा चिढ़ते हुए बोली, जिस पर बंटी हंस पड़ा। कुछ नहीं, बस प्यार से गले लगा लीजिए मुझे। बंटी मुस्कुराते हुए बोला, जिस पर शिखा उसे घूरने लगी। अगर आप दोनों की बहस खत्म हो गई तो हम घर चले। रेहा उन दोनों के बीच आकर अपने दोनों हाथ बांधे खड़ी हो गई। उसकी नजरें उन दोनों पर ही थी। रेहा, देखना, तुम्हारी ये दोस्त कब से मुझे खुद में उलझाई हुई है, वरना मैं शरीफ बच्चा किसी से बहस कर सकता हूँ भला? बंटी की बातें सुनकर शिखा के मुंह खुले के खुले रह गए। मुझे अच्छे से पता है बंटी भैया, कौन किसको किस में उलझाया हुआ है। आपको ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तू भी अपनी दोस्त की साइड ले रही है? ठीक है ले ले, बाद में मैं ही काम आऊंगा, ये नहीं काम आने वाली। अच्छा, मैं किसी की साइड नहीं ले रही, सच बोल रही हूँ। खैर, आपकी बकवास में अब मुझे भी इंटरेस्ट नहीं। रेहा की बातें सुनकर शिखा हंस पड़ी, और बंटी के शक्ल तो देखने लायक थे। आपकी बकवास की वजह से जो मैं बताने आई थी वो तो बताई ही नहीं। हाँ, अब तो तुझे मेरी बात बकवास लगेगी ही। खैर, बता, क्या बता रही थी? घर चलने के लिए बोल रही थी। आप दोनों को चलना है या यही घर बनाकर रहना है? मुझे तो चलना है, अपनी दोस्त से पूछ लो, शायद उसे रहना हो। शिखा उसकी बातें सुनकर चिढ़ उठी। बंटी भैया, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। अच्छा, तो क्या नीति भाभी को छोड़कर जाएंगे? उनकी हालत अभी सही नहीं है, मुझे लगता है कि हमें यही उनके साथ रहना चाहिए। आप किस दुनिया में रहते हो? नीति भाभी को डिस्चार्ज मिल चुका है, अर्नब भैया उन्हें घर लेकर निकलने वाले हैं।
अभी कुछ देर पहले ही तो आकर बताया था सबको, आप ही तो वही थे ना। आपको याद नहीं है क्या? हाँ हाँ याद आ गया, अर्नब भैया ने बताया था, सारी याद दिमाग से निकल गया। ये सब तुम्हारी दोस्त की वजह से हो रहा है, जब भी इसे देखता हूँ हर चीज भूल जाता हूँ। बंटी मुस्कुराते हुए बोला, जिसे सुनकर शिखा हैरानी से उसे देखने लगी। बंटी भैया, आपकी हरकतें ना बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं यहाँ नीति भाभी के बारे में इन्फॉर्म करने आई थी, पर आपने तो टॉपिक ही चेंज कर दिया। मतलब आपको अपनी फैमिली से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फैमिली जिए मरे इन सब बातों से आपका कोई लेना देना होता ही नहीं है। जब देखो तब शिखा के पीछे पड़े रहते हो। मेरा मतलब है भावना के पीछे। आपकी इन्हीं ओछी हरकतों के वजह से अब मुझे आपके खिलाफ कंप्लेन दादी माँ और अर्नब भैया से करने होंगे। आप ऐसे तो मानोगे नहीं। आई एम सॉरी यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तूने इतनी छोटी बात को कितना सीरियसली ले लिया। प्लीज किसी से कुछ मत कहना। नीति भाभी के बारे में जो बताने आई थी, प्लीज बताना। मैं सुन रहा हूँ, प्लीज बताना। क्या जरूरत है बताने का? आप किसी के सुनने के मूड में होते हो क्या? हमेशा वही करते हो जो आपको अच्छा फील करवाएं। बाकी किसी के क्या प्रॉब्लम है, इन सब से आपको कोई लेना देना नहीं है। आई एम सॉरी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज बताना, प्लीज रेहा, वरना मैं रो दूंगा। इट्स ओके रेहा, बता दे, वरना ये बच्चा अगर रोने लगा ना तो इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। बता दे यार, शायद तेरी इतनी डांट के बाद ये सुधर जाए। थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाए इसमें। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात मत कीजिए भावना जी। सेल्फ रिस्पेक्ट कुट कुट कर भरा हुआ है मुझ में। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ गया ना तो आपकी ओर मुड़कर नहीं देखूंगा। अच्छा, मुझे लगता है कि यही वो वक्त है जहां तुम्हें अपना सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए, क्यों रेहा? हाँ बिल्कुल। खैर, नीति भाभी के बारे में डॉक्टर ने बहुत ही स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस दिया है। कैसी गाइडलाइंस? यही कि नीति भाभी को स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। उनके सर पर जो चोट लगी है, इस वजह से थोड़ी सी भी स्ट्रेस उनके लिए डेंजरस हो सकती है। शायद उनकी जान भी जा सकती है। अर्नब भैया ने सबको स्ट्रिक्टली वार्निंग दिया है। ऐसी कोई एक्टिविटी भाभी के सामने नहीं होनी चाहिए जिसे उन्हें स्ट्रेस हो। इसलिए मैं आपको ये वार्निंग दे रही हूँ कि आप सुहाना का नाम उनके सामने न ले, वरना अर्नब भैया के गुस्से का सामना आपको करना होगा। मैं समझ सकता हूँ नीति भाभी की सिचुएशन। बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ था उनका। उनके सर पर कुछ ज्यादा ही चोट आई है। सुहाना भाभी को बचाने के लिए वो खुद सामने आ गई। इससे ये पता चलता है कि नीति भाभी रियल में अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है और उनके लिए वो कुछ भी कर सकती है। पर ये बात नवीन भाई और सुहाना समझ जाए तो अच्छा है। आई नो ये सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी हमें हिम्मत से काम लेना होगा। सुहाना भाभी को इस सिचुएशन को थोड़ा समझना ही होगा। नीति भाभी की जिंदगी का सवाल है। डॉक्टर ने ये भी कहा कि पूरे 1 महीने तक उन्हें हर फिजिकल एक्टिविटी से बचना चाहिए। मिसकराज होने की वजह से उनके पूरे शरीर पर इसका असर पड़ा है। घर के कामों से बचना चाहिए। रेहा, डॉक्टर के इस गाइडलाइंस को तुम अच्छे से याद रखना, क्योंकि तुम्हें ही नीति भाभी के हाथों का गर्मा गर्म कचौड़ियाँ खाने की आदत लगी हुई है। आज से तुम्हारी कचौड़ियाँ बंद। बंटी मुस्कुराते हुए बोला, जिसे सुनकर रेहा हैरानी से, अच्छा, आप भी तो हर दिन उनके हाथों का गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा खाते हो, आज से ब्रेड पकौड़ा बंद।